ज्ञानेश्वरी तुम पाहि मां शरणागतम्। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस फेवरेट YouTube चैनल पे जिसका नाम है लिव योर ड्रीम्स। हाँ जी, अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली, एक फोटो डाली थी। नीचे कमेंट्स आना स्टार्ट हुए। एक कमेंट थोड़ा हट के था, थोड़ा अलग था, टॉपिक से डेविएट करता हुआ। आप भी देखिए। Sir, sorry to deviate from the question. Please make video on how to say whether the planet is good or bad in a particular kundali, and during its period will it give good or bad result. वैसे तो लंबा कमेंट था, मैंने शॉर्ट कर दिया है, एटलीस्ट स्पीच वाला पोर्शन। बेसिकली इसमें 3 सवाल है और अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की टर्मिनोलॉजी यूज करूं तो पहला सवाल है कि फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मैलेफिक क्या होते हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में शूट होगा क्योंकि बेसिक्स को समझने के लिए ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। तो पहले पार्ट में मैं बहुत डिटेल में सारे कंसेप्ट्स बताऊंगा जो आपको ये बता सकेंगे कि किसी भी लगन में कोई भी प्लैनेट शुभ है या अशुभ है। मैं सभी 7 प्लैनेट्स और इन जनरल राहु केतु की बात भी करूंगा। इस वीडियो में एग्जाम्पल के लिए मैं बिल्कुल पहला लगन एरिस लगन के हर एक प्लैनेट की बात करूंगा कि वो एरिस लगन के लिए शुभ है या अशुभ, बेस्ड ऑन द कंसेप्ट जो मैं अभी दूंगा आपको। सेकंड वीडियो में टॉरस से लेके पाइसेस तक, यानी कि वृषभ से मीन लगन तक, मैं इसी कंसेप्ट के बेसिस से बताऊंगा कि हर एक प्लैनेट कैसे होंगे। एक ही वीडियो में करने गया तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 वीडियो में ये शूट होगा। सबसे पहली बात, जो प्लैनेट हमारे लग्नेश का मित्र है वही फंक्शनल बेनिफिक हो सकता है। मतलब सारे मित्र बेनिफिक नहीं होंगे, बट इन मित्रों में से ही कुछ प्लैनेट्स बेनिफिक होंगे। दूसरा पॉइंट, किसी भी कुंडली में जो त्रिकोण भाव के मालिक है ना, यानी कि 1st हाउस का मालिक, 5th हाउस का मालिक और 9th हाउस का मालिक, ये जो त्रिकोण हाउस के मालिक है ना, ये शुभ होते हैं। हाँ, किताबें कहती हैं कि ये हमेशा शुभ होते हैं, लेकिन मैं हमेशा शब्द पे जोर नहीं दे रहा। मेरा कहना है ये मोस्टली शुभ होते हैं। हाँ जी, मोस्टली शुभ होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनसे मैं पीछे नहीं हटूंगा, आज डिस्कशन करूंगा। तीसरा पॉइंट, ये जो त्रिशडाय भाव हैं, मतलब 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस, जो इनके मालिक होते हैं, जो स्वामी होते हैं ना, ये फंक्शनल मैलेफिक होते हैं। वैसे यहां पे ऑलवेज वर्ड को यूज करना है या मोस्टली वर्ड को यूज करना है, ये अभी हम देखेंगे। लेकिन रूल ये समझ लो, त्रिकोण के मालिक शुभ होते हैं और त्रिशडाय भाव के जो मालिक होते हैं वो फंक्शनल मैलेफिक होते हैं, बुरा फल देते हैं। बहुत सारे लोग इन जनरल कहते हैं कि जो केंद्र के भाव होते हैं वो बड़े शुभ होते हैं। नहीं भाई साहब, शुभ जो होते हैं वो त्रिकोण के भाव होते हैं। जो केंद्र के भाव होते हैं ना, ये बड़े जरूरी होते हैं जीवन के लिए, काफी वैल्यू होती है इनकी। लेकिन जब मुझे ये डिसाइड करना हो कि क्या केंद्र भाव के जो मालिक हैं वो शुभ होते हैं, वो फंक्शनल बेनिफिक ही होते हैं, तो यहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। एक कंसेप्ट आता है केंद्र अधिपति दोष। दोष वर्ड क्यों यूज हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है कि सच में यहां डिबेट है। मेरा यह मानना है कि जो नेचुरल बेनिफिक हैं, जैसे जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, अगर ये केंद्र भावों के मालिक हों तो ये अपनी शुभता छोड़ देते हैं लेकिन अशुभ नहीं होते। वैसे ही जो सो कॉल्ड नेचुरल मैलेफिक हैं, जैसे मार्स हो गया, मंगल या शनि, इवन सूर्य, ये अपनी नेचुरल अशुभता छोड़ देते हैं लेकिन शुभ नहीं हो जाते। हाँ जी, अगर सैटर्न 4th हाउस का मालिक है या अगर मार्स 10th हाउस का मालिक है तो वो अपनी अशुभता छोड़ देता है, जो कि सैटर्न या मंगल के साथ जिनको हम जोड़ के देखते हैं। ये तो अच्छी बात हुई ना। फिर कैसे डिसाइड हुआ कि ये प्लैनेट शुभ है या अशुभ है? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूट्रल हो गए। जाहिर सी बात है, सन और मून के अलावा जो बाकी प्लैनेट्स हैं ये किसी न किसी दूसरे साइन के भी तो मालिक होंगे। तो ये प्लैनेट्स जिन दूसरी राशियों के मालिक हैं, अगर वो त्रिशडाय भाव हैं, यानी कि 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, तब तो ये केंद्र प्लस त्रिशडाय भाव का स्वामी जो है
वो मैलेफिक हो गया। क्योंकि केंद्र का मालिक है तो वहां से न्यूट्रल हो गया, और त्रिशदाय भाव का स्वामी है तो मैलेफिक हो गया। वैसे ही अगर ये केंद्र भाव का मालिक है लेकिन साथ में त्रिकोण भाव का भी मालिक है, ये तो योग कारक हो गया, बेहद शुभ हो गया। अब केंद्र भाव का मालिक है लेकिन सपोज ये सेकंड हाउस का मालिक हो, 8th हाउस का मालिक हो, 12th हाउस का मालिक हो। अभी हमने बताया कि ये न्यूट्रल हाउसेस हैं। अब यहां पे कंडीशनल चीजें होती हैं, डिपेंड करता है कि वो मैलेफिक्स के साथ हैं, बेनिफिक्स के साथ हैं, किस कंडीशन में हैं, उस पर डिपेंड करेगा। मतलब मैं लग्नेश सुनते ही नहीं कह सकता, ब्लैंक चार्ट में नहीं कह सकता कि ये प्लैनेट्स जो कि एक केंद्र भाव के मालिक हैं और एक न्यूट्रल भाव के मालिक हैं, इनका क्या होगा। नॉर्मली मैं मान के चलता हूं कि ये न्यूट्रल है। राहु केतु की जो पोजीशन है, किन प्लैनेट्स के साथ में बैठे हुए हैं, वो बेनिफिक हैं, मैलेफिक हैं। राहु उन सारे इफेक्ट को पकड़ के मैग्नीफाई कर देता है। राहु इवन ड्रिंक्स, लिकर को भी रिप्रेजेंट करता है, और लिकर का ऐड आता है ना, लेट्स मेक इट लार्ज। राहु जिस हाउस में बैठ जाएगा, अगर वो शुभ हाउस है तो शुभ हाउस के फलों को मेक इट लार्ज यानी कि बड़ा बना देगा। अगर वो अशुभ हाउस है तो अशुभ हाउस के फलों को मेक इट लार्ज यानी बड़ा बना देगा। राहु का काम है मैग्नीफाई करना। अशुभ प्लैनेट्स के साथ बैठा है, अशुभता बढ़ती है। तो राहु जिस साइन में बैठता है ना, उस साइन के फलों को मैग्नीफाई कर देता है। तो राहु केतु अपनी पोजीशन और एसोसिएशन पे डिपेंड करते हैं। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस लगने के लिए फंक्शनल मैलेफिक है या बेनिफिक है। मैं उस लॉजिक पे नहीं जाना चाहता कि राहु जो है वो एक्वेरियस साइन का मालिक है, तो एक्वेरियस अगर शुभ भाव में पड़ रहा है तो अपने आप वो पॉजिटिव हो गया। एक थॉट है ये, बट फिलहाल इसको ऐसे नहीं लेते हैं। हम सिर्फ शुभ भाव और शुभ एसोसिएशन देखते हैं राहु और केतु दोनों का, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि वो शुभ है और अशुभ है। अब बात करते हैं सबसे पहले एरिस की। एरिस का जो मालिक होता है ना, ये है मार्स। अब बहुत मजेदार बात यह है, जो भी लग्न होता है वो केंद्र हाउस भी है और त्रिकोण हाउस भी है। अगर हम कहते हैं कि भाई केंद्राधिपति दोष की वजह से शुभता चली गई, अरे भाई वो त्रिकोण भी तो है, त्रिकोण की तो शुभता नहीं जाती अगर वो केंद्र का भी मालिक हो जाए तो। लॉजिक। और सीधी सी बात है, जो लग्नेश होता है वो शुभ होता है। लेकिन एक बात समझ लो, कोई भी प्लैनेट अगर दो डिफरेंट साइन का मालिक है तो वो दोनों साइन के फल देगा ही देगा, बिल्कुल देगा। मतलब मेष राशि में जो मंगल है वो फर्स्ट हाउस के फल भी देगा और 8th हाउस का फल भी देगा। ऐसे में थोड़ा ध्यान से देख लेना चाहिए कि मार्स की प्लेसमेंट कैसी है। अगर मार्स कहीं से एफ्लिक्टेड है, अगर मार्स पीड़ित है, शनि के साथ है या किसी और ऐसे क्रूर प्लैनेट के साथ बैठा है, फिर कहीं ना कहीं से 8th हाउस का मालिक होना, पीड़ित होना, ये कंबाइंड फैक्टर जो है ना, लग्नेश होने के फैक्टर को भी थोड़ा सा तो डेंट करता है। ऐसे कुंडली में मार्स का फल थोड़ा निगेटिव तो आता है, लेकिन मैं मार्स को मैलेफिक नहीं कहूंगा ऐसे में। हाँ, मार्स को अब मैं कंडीशनल कहूंगा। उस पर्टिकुलर कुंडली में मार्स अगर एफ्लिक्टेड है तो यही मार्स जो है मैलेफिक हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग लग्नेश। और अगर कुंडली में मार्स की पोजीशन अच्छी है, एफ्लिक्टेड नहीं है, तो वो बेनिफिक ही रहेगा। बाकी जो दूसरे त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, जैसे सन 5वें भाव का स्वामी है, वो शुभ ही रहेगा, क्योंकि सन किसी और भाव का मालिक नहीं है, सिर्फ 5वें भाव का मालिक है। 5वां भाव त्रिकोण है, शुभ होता है। वैसे 9th हाउस पे आ जाओ, जुपिटर है वहां पे। जुपिटर 9th हाउस का मालिक है, नेचुरल बेनिफिक भी है, मित्र भी है लग्नेश का, त्रिकोण का मालिक है, तो वो भी शुभ होता है। बट एक सेकेंड, ये जो जुपिटर है 9th हाउस का मालिक तो है ही, 12th हाउस का मालिक भी है। फल तो वो 12th हाउस के भी देगा। बट स्टिल बात जब 9th हाउस और 12th हाउस की होती है ना कहीं से इसमें 9th हाउस बहुत ताकतवर होता है। मतलब सभी त्रिकोण में ये सबसे मजबूत वाला त्रिकोण है। तो जो जुपिटर है ना, ये शुभ ही होता है एरिस लग्न के लिए।
अब बाकी प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि जो त्रिशदाय भाव है यानी कि थर्ड हाउस, एरिस के केस में थर्ड हाउस का मालिक कौन है? मरकरी यानी कि बुध। सिक्स्थ हाउस जो कि दूसरा त्रिशदाय हाउस है, इसका मालिक कौन है? ये भी मरकरी, फिर से बुध। 11th हाउस, इसका मालिक कौन है? शनि। अब ध्यान से देखो, बुध और शनि ये मंगल के भी मित्र नहीं है और त्रिशदाय भाव के स्वामी हैं। तो मरकरी और शनि ये फंक्शनल मैलेफिक हैं एरिस के केस में। शुरू में मैंने 2 पॉइंट रखे थे कि इन 7 प्लैनेट्स में से जो प्लैनेट लग्नेश का मित्र हो उनमें से ही कोई ना कोई फंक्शनल बेनिफिक होगा। अब एक बहुत मजेदार बात क्या है कि किसी भी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस होता है, 5th हाउस होता है और 9th हाउस होता है, यानी तीनों त्रिकोण, आप नोटिस करोगे इन तीनों त्रिकोण के मालिक हमेशा मित्र होते हैं, ऑलवेज फ्रेंडली। मतलब मेष लग्न में बात की जाए तो मार्स लग्नेश है, मंगल लग्नेश है और सूर्य 5वें भाव का मालिक है, जुपिटर 9th हाउस का मालिक है, मंगल, सूर्य, गुरु ये तीनों आपस में मित्र ही हैं। वैसे टॉरस साइन, टॉरस में 1st हाउस का मालिक वीनस है, 5th हाउस का मालिक मरकरी है, 9th हाउस का मालिक सैटर्न है। आप नोटिस करोगे कि वीनस, मरकरी, सैटर्न मित्र ही हैं। कोई भी साइन ले लो, कोई भी लग्नेश ले लो, तो लग्नेश 5th हाउस का मालिक और 9th हाउस का मालिक हमेशा मित्र होंगे इन एवरी लग्न। अब बात करते हैं मेष लगन में चंद्रमा और शुक्र की। चंद्रमा 4थे भाव का मालिक है, 4था भाव यानी केंद्र भाव। बात आती है फिर केंद्र अधिपति। अगर चंद्रमा शुभ है यानी कि अगर वो पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा है तो वो अपनी शुभता छोड़ देगा। अगर चंद्रमा अशुभ है यानी अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है तो वो अपनी अशुभता छोड़ देगा। इन बोथ केस चंद्रमा न्यूट्रल हो गया। हाँ, मित्र है चंद्रमा मंगल का, लेकिन जब मैं हाउस वाइज साइन वाइज बात करता हूं तो वो न्यूट्रल है। मित्रता निभाएगा हमेशा बट न्यूट्रल रहेगा जब हम फंक्शनल बेनिफिट और फंक्शनल मैलेफिक की बात करते हैं। शुक्र जो है ये दूसरे भाव का मालिक भी है और 7वें भाव का मालिक भी है। तो हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 2nd हाउस का मालिक होने की वजह से वो न्यूट्रल है। 7th हाउस केंद्र भाव है और केंद्राधिपति जो इसकी बात आती है उसके अकॉर्डिंग वो न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन 7वां भाव और दूसरा भाव ये दोनों ही मारक भाव हैं। हाँ जी, मारक होने की वजह से ये सो कॉल्ड न्यूट्रल प्लैनेट भी फंक्शनल मैलेफिक की तरह बिहेव करता है। तो वीनस को यानी कि शुक्र को एरिस के केस में हम एज ए फंक्शनल मैलेफिक लेते हैं। वैसे इस टॉपिक पे एक कंसेप्ट और है, ये कंसेप्ट मैंने किसी भी क्लासिक में अभी तक तो नहीं पढ़ा है, लेकिन YouTube पे बहुत सारे लोग इस कंसेप्ट की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो त्रिक भाव हैं 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, अगर इन भावों में किसी भी लग्न में किसी भी प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि आ जाए तो उस राशि का मालिक ये फंक्शनल मैलेफिक होता है। लेकिन मैं फिर से क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, ये कंसेप्ट मैंने YouTube पे देखा है, किसी क्लासिक में पढ़ा नहीं है। शायद किसी परंपरा एस्ट्रोलॉजर के थ्रू ये बात आई हो, लेकिन हम लोग अपने कंसेप्ट में जो त्रिशदाय भाव के स्वामी हैं उनको एज ए फंक्शनल मैलेफिक दिखा रहे हैं। जो त्रिक भाव के स्वामी हैं उन्हें आंख बंद करके हम फंक्शनल मैलेफिक नहीं कह रहे। यस, 6th हाउस तो कॉमन है, 6th हाउस त्रिशदाय भाव भी है और त्रिक भाव भी है। 6th हाउस के मालिक को हम न्यूट्रल नहीं कह रहे, वो फंक्शनल मैलेफिक है। लेकिन 8th हाउस और 12th हाउस इनको हम त्रिक भाव का मालिक होने के बाद भी इस कंसेप्ट में एज ए न्यूट्रल प्लैनेट ही ट्रीट कर रहे हैं। तो ये था फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मैलेफिक को लेकर मेरी जानकारी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में टॉरस से लेकर पाइसेस तक यानी कि वृषभ लगन से लेकर मीन लगन तक सभी प्लैनेट्स ये इन अलग अलग लग्नों के लिए शुभ हैं या अशुभ हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत जल्दी मिलेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।